Okay, everyone. So we are live. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, भाई साहब. थोड़ा सा भागा दौड़ी में हमारी क्लास आज लेट हो गई है, तो वेलकम टू दी क्लास. वेलकम टू दी क्लास. आज हमारी बहुत सारी मीटिंग्स थी और उन्हीं मीटिंग्स के सिलसिलों में थोड़ा सा लेट हो गए. सॉरी फॉर दैट. तो कैसे हैं आप सभी लोग? माइक क्या लगा है? अंदर कर लेते हैं. मैंने सोचा पहले चालू तो कर दो क्लास. दौड़ के आया उड़ के एकदम शक्तिमान शक्तिमान. एंड हियर आई एम. सफेद शर्ट नहीं पहनना चाहिए लेकिन झकमक हो जाते हैं एकदम पूरे. बोर्ड पे वही वही दिख रहा है, सफेद ही सफेद. हाँ जी. वेलकम टू दी क्लास. वेलकम टू दी क्लास. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? बताओ जरा तेजी से, क्या हम आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं बेहतरीन तरह से? इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप. हाँ जी. चलिए. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज द चैप्टर. छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक चैप्टर हमारे पास. आपको जो विदाउट ब्रह्मास्त्र दिख रहा है ना, वो उससे घबराना मत. जिन बच्चों ने 16 तारीख या उससे पहले एनरोल कर लिया था, सबके घर ब्रह्मास्त्र पहुंचेगा. और अब क्योंकि टेस्ट चालू हो गए हैं, तो फिर अपन ने सोचा कि अब कोई अब एनरोल कर रहा है, अभी भी अभय बैच में बच्चे एनरोल कर रहे हैं ना, तो उनको क्लासेस वगैरह सब मिलेगी. लेकिन अब वो ब्रह्मास्त्र डिलीवर होगा 10 से 15 दिन में. जब तक तो आधे से ज्यादा हमारा कोर्स हो चुका होगा. ठीक है. वॉइस इंक्रीज कर दें. ओके. हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है. चलो सारे बच्चे आ गए. कार्तिक बेटा तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी आ रहा होगा रास्ते में, होगा, घबराओ नहीं. जिनका नहीं पहुंचा, एक बार हमारी टेलीकॉलर टीम के साथ में संपर्क करना, वो ट्रेस करके बता देंगे. एंड इवेंचुअली एवरीवन विल गेट. ठीक. टेन टू 15 वर्किंग डेज, क्योंकि कंट्री के कोई रिमोटेस्ट पार्ट तक है ना, अरुणाचल प्रदेश तक, तो वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा ना बाबू. वो चीज रहती है. तो आगे बढ़ते हैं. क्या कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. देखो ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर की कहानी बड़ी निराली है. कैसे इस चैप्टर की कहानी बड़ी निराली है? कि पहले के समय में इस चैप्टर को बहुत डिटेल में एक तरह से वो किया जाता था कि इसमें IUCN के क्लासिफिकेशन, फॉरेस्ट के डिप्लीशन के रीजंस, फिर उसके बाद में कहीं क्लासिफिकेशन और आगे का चैप्टर आता था. लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस और NCERT का जो लेटेस्ट एडिशन है, उन लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो क्या होते चले गया, लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से ये चैप्टर बहुत छोटा रह गया है. तो इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली एक इंट्रो है जिसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की क्या स्थिति है. तो ये सारा सब कुछ क्या है, इस चैप्टर का ब्रॉड हेडिंग है. इस चैप्टर की ब्रॉड हेडिंग है ये IUCN फॉरेस्ट एंड फ्लोरा एंड फौना जो है उसके बारे में कहानी वगैरह बताई गई है. अच्छे से समझना. फिर चैप्टर में क्या है, फिर चैप्टर में टॉपिक शुरू होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. तो एक पूरा टॉपिक इसके बारे में बताया गया कि कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाए गए, तो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, वो सारा सब कुछ. अगली चीज ये हो गया. तो इसके अंदर जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर, 2 ब्रॉड चीजें बताई गई है कंजर्वेशन के अंदर. फिर उसके बाद में आता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, किस किस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो उसमें क्या आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, आप अनक्लास फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं. तो चैप्टर का फ्लो बड़ा सिंपल है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्या है, क्यों है, कैसे जरूरी है, वो सारा सब कुछ एक पार्ट. दूसरा पार्ट क्या कि अब फॉरेस्ट को आपने समझ लिया, वाइल्ड लाइफ को समझ लिया आपने, उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्या नुकसान थे, ये वो. अब आपने कंजर्व कर लिया ना, जितना बच गया, तो उसको फिर आप मैनेज करते हो. तो मैनेजमेंट के लिए टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कौन से, वो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट टॉपिक है। इस कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाले टॉपिक में यह बताया गया है कि किस तरह से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी की मदद से बचा सकते हैं। कम्युनिटी की मदद से बचा सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिटी की मदद से बचाने का मतलब यह है कि आपको देखने को मिल रहा है कि कंजर्वेशन सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, लेकिन हमेशा सरकार के द्वारा ही कदम नहीं उठाए जाते कंजर्वेशन के लिए। आम जनता, आप और मैं, कम्युनिटीज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिटीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में। ठीक है, कम्युनिटीज जो है कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो वो कम्युनिटीज का क्या रोल होगा, ठीक है, कंजर्वेशन में, उस चीज को यहां पे बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से बताया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट एफर्ट्स बाय दी डिफरेंट कम्युनिटीज और सेक्रेड ग्रुप्स की कहानी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि फटाक से 1 मिनट में चैप्टर बता दो क्या है, तो चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस, उनका कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, यह बताया गया है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, किस किस तरह के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। और तीसरा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के द्वारा क्या प्रयास किया गया है कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, मतलब कम्युनिटीज, लोकल पीपल, व्हाट वी हैव डन, सम एग्जांपल्स टू कंजर्व दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये पूरे के पूरे चैप्टर की कहानी है। जरा चैट में आप तेजी से बता दो, आपको ब्रॉड थीम ऑफ द चैप्टर समझ में आई? क्या आपको चैप्टर की ब्रॉड थीम जो है वो समझ में आ गई? बताइए। हाँ जी, हाँ जी, सारे बच्चे एक बार तेजी से, यस और नो? Are you guys able to understand the broad theme of the chapter? बाजू वाले इमोजी को बंद कर दो सर। बंद है लेकिन वो क्यों नहीं बंद हो पा रहा है? देखना यार दोस्त, बंद नहीं हो गया तुम्हारे इसमें भी? यस। शिफा, फॉर्म रिफिल करने की जरूरत नहीं है बाबू, आपके पास तो ऐसे भी पहुंचेगा अगर आपने फॉर्म एक बार फिल किया था तो। ब्रह्मास्त्र रिसीव्ड, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये चैप्टर की ब्रॉड थीम है। मैथ्स का पेपर और कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, इमोजी एक बार हमारी टेक टीम से बात कर सकते हैं क्या हम, मतलब इमोजी जो है बंद क्यों नहीं हो रहे हैं यहां से? पेपर डन। पहला जो टेस्ट पेपर मिला है तुम्हें ब्रह्मास्त्र वाला, पहला जो ब्रह्मास्त्र वाला तुम्हें टेस्ट पेपर मिला है, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, उसको सॉल्व कर लेना 1 हफ्ते में। आने वाले अग्रिम संडे में आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, तो उससे मैच कर लेना, ठीक है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ, दिख रहा है ना मोबाइल में? हाँ, ठीक है, चलो भाई साहब शुरू करें। अब आगे आने वाले 1 घंटे में बहुत प्यार से बैठना, यहां पे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक।
चलो चलो, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, यहां से शुरू करते हैं, चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट होता है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा यानी फूल पत्ती, फ्लावर्स, ठीक। फौना, फौना यानी पशु पक्षी जानवर। फाइन, तो हम क्या है? हम फौना है, तो आज से हमारा नाम फौना हुआ। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया की अगर बात की जाए बेसिकली, तो फ्लोरा मतलब सारा फ्लावर जो ये वाला स्पीशीज है, ठीक है, ये फ्लोरा की कैटेगरी में आएगा। जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे, ये सारा सब कुछ ये फ्लोरा की कैटेगरी में आ गया। फौना मतलब कि जो जो जानवर होते हैं ना, वो सब फौना की कैटेगरी में आएंगे। तो उसमें कीड़े मकोड़े, इंसान, ठीक है, पक्षी, शेर, चीता, भालू, हाथी, सब फौना की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जहां आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटे पतंगे से लगा के एक बड़ी वेल तक सब कुछ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कैन बी फाउंड इन इंडिया। फाइन, पुरानी बुक्स में चैप्टर को बहुत इलाबोरेट करके बताया गया है, नई बुक्स में वो चैप्टर जो है उतना इलाबोरेटेड नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब अगर हम आगे बढ़े, तो ये हम जब बात करें कि इंडिया में वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो ये वास्ट बायोडाइवर्सिटी जो हम बात कर रहे हैं इंडिया में है, ठीक है, ये जो वास्ट बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये वास्ट बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, तो ये क्या है ना, ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायो का मतलब होता है क्या? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ फॉर्म। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? उस लाइफ फॉर्म में विभिन्नता, उस लाइफ फॉर्म में कह सकते हैं उस लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी, ठीक है, उस लाइफ फॉर्म में अलग अलग तरह का क्या, उस लाइफ फॉर्म में अलग अलग तरह का क्या कहोगे आप, उस लाइफ फॉर्म में अलग अलग तरह का कैसे समझाएं इसको, उस लाइफ फॉर्म में अलग अलग तरह के वेरिएशंस, ठीक है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स which is found in a country is known as biodiversity। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की क्या स्थिति है, तो वी हैव वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। तो ये वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज में इमेंसली रिच बायोडाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। ये एक दूसरे से अलग है, डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस। जैसे एक चीता एक पेड़ से अलग है, एक भालू एक पौधे से अलग है, एक इंसान एक मगरमच्छ से अलग है। तो वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी आर डिफरेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। तो हमें अलग अलग प्रकार के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं विच आर डिफरेंट, विच आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस। हम सबके फॉर्म्स, हम सबका फंक्शंस अलग अलग है, ठीक है, किसी के पास 2 हाथ है तो किसी के पास 4 पैर है, तो हमारे फॉर्म्स और फंक्शन सब कुछ अलग अलग है, बट स्टिल बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन यही है क्या, कि वी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज, जो कि एक दूसरे से हम बहुत ज्यादा हद तक अलग है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा हद तक हम क्या है, डाइवर्स है, लेकिन क्या है, बट वी आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम ऑफ, हम एक सिस्टम में इंटीग्रेटेड है इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक पेड़ एक मनुष्य से अलग है, लेकिन मनुष्य उस पेड़ के ऊपर निर्भर है, वो पेड़ मनुष्य के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से हम क्या है, मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज के थ्रू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहां पे बताई गई है कि फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया जो है, तो वो क्या है, फ्लोरा एंड फौना जो है इंडिया में, तो दैट इज द डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज, जो कि एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हम एक दूसरे से क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। समझ गए? क्लियर हुआ? बताओ।
इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। ठीक है, बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन। वीडियो इज ब्लर, बेटा क्वालिटी एनहांस कर लो तुम्हारे एंड से, ऐसे कैसे वीडियो ब्लर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन ये जो इतनी डाइवर्स बायोडायवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसकी एक चिंता है। वो चिंता क्या है कि दिस वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अंडर ग्रेट थ्रेट। ठीक है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। मल्टीपल चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस हैं कि जैसे जैसे क्या हो रहा है ना कि जो स्पीशीज है जो किसी एक जगह पे पाई जाती है, उसको खतरा है पोल्यूशन का, उसको खतरा है एलियन स्पीशीज के इंट्रोड्यूस हो जाने से। ह्यूमन बींग्स जो है हमने इतना ग्रांटेड ले लिया कि जिस लेवल पे हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उस एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो विलुप्त हो रही है। ओरिजिनल स्पीशीज जो है, ठीक है, वो अपना ओरिजिनल स्पीशीज जो अपना ओरिजिनल फॉर्म है वो खोते चले जा रही है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, ये वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, तो ये क्या हो रही है, धीरे 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 डिप्लीट होते जा रही है। दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अंडर ग्रेट थ्रेट। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अंडर ग्रेट थ्रेट, ये एक चिंता का विषय है। तो अब सवाल ये आता है क्या कि समस्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, तो बायोडाइवर्सिटी इज अंडर ग्रेट थ्रेट। तो उसका समाधान ये है कि इसका कंजर्वेशन जो है ना, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज एसेंशियल। हमें समझना होगा कि जब खतरा था तभी हमें सचेत हो जाना था कि इतनी इमेंस बायोडाइवर्सिटी जो है, तो इस बायोडाइवर्सिटी को अब आपको क्या करने की जरूरत है, इस बायोडाइवर्सिटी को आपको, ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जो है आपको समझना होगा। ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आपको समझना होगा, संभालना होगा। ठीक है, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज एसेंशियल, जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना पॉइंट समझना चाहिए कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की स्थिति क्या है कि वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है लेकिन वो खतरे में है, तो इसीलिए उसका कंजर्वेशन जरूरी है। अब कंजर्वेशन जरूरी है यहां तक तो ठीक है, कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है, वो कंजर्वेशन आप कैसे इंश्योर कर पाओगे? तो कंजर्वेशन जरूरी तो है, हाउ यू विल मैनेज द कंजर्वेशन। ठीक है, तो सरकार ने जो स्टेप्स लिए उसके बारे में यहां पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 3 ही ब्रॉड टॉपिक है चैप्टर में, 3। ठीक है, 3 ब्रॉड टॉपिक क्या है चैप्टर में कि पहला ब्रॉड टॉपिक तो ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ चारों पांचों पॉइंटर बताऊं, ये क्वेश्चन 3 नंबर में, ये क्वेश्चन 5 नंबर में, ये क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कि सबसे पहले तो इंडिया में जब जो कंजर्वेशनिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि भाई साहब कंजर्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने क्या किया, उन कंजर्वेटिव्स ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, और जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1973 पास किया। ये क्या है? तो ये रियलाइजेशन हुआ कि 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुआ कि एक फुल फ्लेजेड लॉ होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जिस लॉ से वाइल्ड लाइफ को मेजर प्रोटेक्शन मिल रहा हो। तो ऐसा एक लॉ पास किया गया जिसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहली स्टेप जो ली गई तो वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या और चेंजेस आए, जैसे देखें तो कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किए गए ताकि कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया की तरह डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, यहाँ पे जानवर आराम से रह सकेंगे, यहाँ पे जीव जंतु आराम से रह सकेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे आराम से फ्लरिश कर सकेंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सिंपल क्रिस्प नोट से व्हाट वर द स्टेप्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई है। एक ऑल, देखो क्या हो रहा है ना कि आपको ये देखना होगा कि कुछ कुछ स्पीशीज जो है उनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है, तो उन स्पीशीज को बचाने की सख्त जरूरत है। तो एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज को पब्लिश किया गया। ठीक है, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके चलते जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज जो खतरे में है उनके प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस वगैरह
इशू की गई। फाइन, अगली चीज क्या है कि सेवरल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीशीज। तो कुछ प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफिकली क्या किया गया, अनाउंस किया गया, ताकि कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को क्या किया जा सके, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, वो क्या, कौन से प्रोजेक्ट थे भाई साहब? तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ताकि ये जो अलग अलग स्पीशीज है जो खतरे में है इनको बचाया जा सके। ठीक है, सिंपल 5-6 पॉइंटर्स मिल रहे हैं आपको कि सरकार ने क्या कदम उठाए। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, ताकि क्या किया जा सके, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टैब्लिश करके एक तरह से ये इंश्योर किया जा सके कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश करके इंश्योर किया जा सके कि हैबिटाट जो है, एरिया जो है, वो बचा रहे जीव जंतु के लिए। ऑल लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, सॉरी, ऑल इंडिया लिस्ट। तो एक पूरे कंट्री लेवल पे जो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इंडिया लिस्ट निकाली गई। सेवरल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीशीज, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पेसिफिक स्पीशीज जैसे टाइगर की पॉपुलेशन डिंडल हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या बोलते सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, तो राइनो को बचाने के लिए, राइनोसोरस को, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर क्या हो रहा है ना कि अब ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, तो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है तो आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे हमने पहले स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए गए कि स्पीशीज को बचाना है, उसके लिए अपन प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन फिर क्या है, बाद में रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, सिर्फ एक स्पीशीज को नहीं बचाना है, हमें क्या करना है कि पूरी पूरी डाइवर्सिटी को बचाओ। ठीक है, जब आप पेड़ बचाओगे, पौधे बचाओगे, तो जानवर भी बच जाएंगे। अगर आपने पेड़ पौधे सब खत्म कर दिए तो वो शेर जंगल में रहे, छोड़ के आपके घर में नहीं रहने आएगा कि भैया 1 BHK रेंट पे दे दो। वो शेर है ना, तो जंगल का राजा है। तो वही चीज यहां पे आपको समझना होगी कि अगर आप पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर जाओगे, आप ऑटोमेटिकली कुछ कुछ स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज है कि रियलाइजेशन के बाद में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो थे, दीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, टाइगर प्रोटेक्शन करना है आपको। ठीक है, टाइगर प्रोटेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका टाइगर है। ठीक है, बंदर ज्यादा लग रहा है, टाइगर कम लग रहा है वो। ठीक है, कुछ तो डरावनी सी आंख बना दो। तो अब ये टाइगर प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट करोगे ना, अगर आप सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट करोगे, तो अगर आप सिर्फ टाइगर, भैंस बन गई। ठीक है, अगर टाइगर को प्रोटेक्ट करोगे सिर्फ, तो क्या हो जाएगा कि टाइगर प्रोटेक्शन ऐसा नहीं हो पाएगा कि जहां जहां टाइगर दिख रहे हैं उनको पकड़ के जू में रख दो, ये वो सारी चीजें, वो टाइगर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने ये इंश्योर करा कि ये टाइगर का मूवमेंट एरिया है, इस पूरे एरिया को आपने क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। आपने यहाँ पे ये इंश्योर करा कि यहाँ के पेड़ पौधे कोई नहीं काटेगा, तो जंगल हमेशा बना रहेगा। जंगल बना रहेगा तो यहाँ पे जंगल में हिरण होंगे। ठीक है, यहाँ पे जंगल में हिरण होंगे। ठीक है, अब ये जो हिरण होंगे जंगल में, हिरण के सिंग होते हैं, 12 सिंगा है। ठीक है, तो 12 सिंग बना दो। तो अब ये हिरण होंगे, तो हिरण टाइगर के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हिरण के जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है, पूरे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से आपको ये चीज समझना होगी कि हमने कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की अप्रोच को बदला। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर उसके साथ साथ हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमने जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारा सब कुछ। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, फिर उसके बाद में अगर ध्यान दोगे तो अपन ने इस चीज को चेंज किया कि स्पीशीज ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ कंपोनेंट को बचाने की बात नहीं की जाना चाहिए, पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात की जाना चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात, पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करना चाहिए, ताकि जिससे क्या हो, ताकि जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि जो स्पीशीज आप सोच रहे हो वो बचे ही जाएगा। समझ में आया एग्जाम्पल क्या था? तो एग्जाम्पल वही था कि कंजर्वेशन अप्रोच जो है वो फोकस बायोडाइवर्सिटी पे गया रेदर देन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन दिस। अब जब पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात की जाने लगी तो हमने इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर इंसेक्ट्स को इंक्लूड करना शुरू करा। ठीक है, 1990s और 1986 के
अमेंडमेंट्स के बाद में इस बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेटिव बनाया गया। ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, छोटे छोटे इन जीव जंतुओं को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम 1991 में 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वर इंक्लूडेड इन दी कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो कंजर्वेशन प्रोग्राम में अपन ने फिर प्लांट को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया कि सिर्फ जानवर नहीं, प्लांट भी इंक्लूड किया जाए। तो इस तरह से कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए सरकार ने ये कदम उठाए। ठीक है, अब जैसे क्या है कि सेवरल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीशीज, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, तो अब स्पेसिफिक स्पीशीज को बचाने के लिए जब प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट चलाए गए ना, तो अब ये प्रोजेक्ट टाइगर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि लॉन्च होता है कब? 1 अप्रैल 1973 पे। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 पे लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि क्या हो, जो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है ना, ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर क्या है? ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर में जैसे अगर आप देखोगे कि 100 साल पहले टाइगर जो थे 55,000 से ऊपर टाइगर थे। ठीक है, लेकिन 100 सालों के दरमियान में क्या है, 1700-1800 टाइगर ही बचे। इतने टाइगरों की डेथ हो गई। फाइन, इतने टाइगरों की, जब ये 9th में पढ़ा आपने, जब इतने टाइगरों की डेथ हुई ना, तो एक तरह से फिर गवर्नमेंट जागी, अरे शेर खत्म हो जाएंगे। भारत शेर नहीं होता, बाघ होता है। अच्छा, अधिकतर लोग टाइगर और मतलब शेर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग चीजें होती है। लाओ आओ मजनू भाई की पेंटिंग दिखाऊं तुम्हें मैं। टाइगर क्या होते हैं ना, टाइगर जिनके बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, बाघ, ठीक है, वो टाइगर होते हैं, स्ट्रिप्स वाले टाइगर। ठीक है, लॉयन वो होता है बब्बर शेर। ठीक है, जो बब्बर शेर जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, लॉयन जिसके बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं होती, वो फीमेल होती है ना। तो जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं होती फीमेल, तो अगर ये दाढ़ी मूछ के बिना वाला आपको एक ऐसा वो दिख रहा है शेर, तो वो शेरनी है, वो शेर नहीं है, वो शेरनी है। ठीक है, ये बाघ और बाघनी, शेर शेरनी, बब्बर वाला। और चीता अलग होता है। ठीक है, चीता, लेपर्ड, जैगवार, तो ये सब कैट फैमिली है। ठीक है, सब कैट फैमिली, और एक हमारी छोटी सी प्यारी सी कैट थी, ये सब कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो ये वाला टाइगर है, देखो क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में बेसिकली क्या हुआ कि समझ में आया कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से क्या हो रही है, ड्विंडल हो रही है, कम हो रही है। तो इट इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, तो ये टाइगर सेविंग प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या चलाया गया? एक टाइगर सेविंग प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत आपको क्या देखने को मिलता है? जिसके तहत आपको देखने को मिलता है कि टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर की गिरती पॉपुलेशन को बचाने के लिए, टाइगर की गिरती पॉपुलेशन को बचाने के लिए क्या है, टाइगर की गिरती पॉपुलेशन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसा प्रोग्राम लाया गया, जिसके तहत टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एफर्ट टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसके तहत आपने सिर्फ टाइगर को नहीं बचाया। टाइगर एक कीटोन स्पीशीज है, जिसमें मैंने आपको डायग्राम से बताया कि आप टाइगर को बचाने के लिए पेड़ पौधे बचाओगे, हिरण भी वहां पे पनपेंगे। माना कि टाइगर हिरण को खाएगा, लेकिन टाइगर के वहां होने से क्या होगा, वहां का स्मॉल स्पीशीज का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो इस तरह से टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम को सिर्फ आप एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का प्रोग्राम मत देखो। ठीक है, बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। मतलब टाइगर को बचाने के लिए आपने साइजेबल मैग्नीट्यूड का एक बायोटाइप, यानी कि साइजेबल मैग्नीट्यूड के फॉरेस्ट और ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वगैरह जो है, इनको आपने क्या कर लिया है? इनको आपने प्रोटेक्ट कर लिया है। समझ गए? इनको आपने प्रोटेक्ट कर लिया है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। फाइन, शेर आया, समझ गए? ये हो गया आपका शेर आया। गॉट इट? बाघ आया। चैट में बता दो जरा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चीता ही कहते सर, टाइगर ओपी, शेर ही है ना, बस उसने शेव करवाया। नहीं, जब शेर शेव करवा लेता तो शेर नहीं बन जाता है। ठीक है, अ मैन विदाउट मुस्टैच एंड बियर्ड इज जस्ट लाइक अ वुमेन विथ मुस्टैच एंड बियर्ड। ओशो की ये लाइन आपने सुनी होगी ना। तो वही चीज है कि शेर अगर शेविंग करवाने का तो शेर नहीं बन जाएगा ना। शेर शेर इसलिए क्योंकि उसके पास में क्या है,
दाढ़ी मूछ है उसकी, और शेरनी शेरनी इसलिए क्योंकि उसके पास में उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। तो आपको ये चीज समझना होगी कि कैसे शेर शेरनी से अलग है। समझे? क्लियर हुआ? ओशो की लाइन है ये, हाँ। चलो ऐसा, प्रोजेक्ट टाइगर एक बार और बता दो। चलो, तो यहां अगर आप चीजें समझोगे, वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बेटा आपने इसमें से एनहांस कर लो। आ जाओ, चैट ऑफ, अब इधर ध्यान दो। अरे यार तुम लोग एक बार रिपीट और कर दो, क्या कर रहे हो? सिंपल 3 पार्ट में चैप्टर है। पहला पार्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, बट दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इज अंडर ग्रेट थ्रेट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रीजन है, ह्यूमन एक्सपेंशन, एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन और ये वो सारी चीजें, इसीलिए कंजर्वेशन जरूरी है। जरूरी है। क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा? तो गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया 1972 का, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। सेवरल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक स्पीशीज, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारा। फाइन। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चलाए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स क्या है, अब किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि आप पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे आप? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर ही लोगे। समझ में आया? ये हो गया। अब अगर आगे बढ़ा जाए और, ठीक है, अब अगर यहां से और एक कदम आगे बढ़ा जाए, तो जैसे सेवरल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए, तो उसमें क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि जो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है ना, टाइगर्स की जो घटती पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके। अच्छा, टाइगर्स की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? तो उसके पीछे का कारण है कि इसकी इलीगल हंटिंग होने लगी, पोचिंग होने लगी, मेडिसिनल पर्पस से टाइगर की बोन चाहिए रहती थी। तो वैसा थोड़ी का ऑपरेशन करके हड्डी निकाल लोगे टाइगर की, बिना हड्डी का टाइगर मारना पड़ता था। तो टाइगर की किलिंग होती थी, पोचिंग होती थी, मार दिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था टाइगर को। फाइन। इसीलिए क्या है? इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जिसके लिए उसके लिए हैबिटाट्स बनाए गए, ठीक है। बहुत सारे आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टैब्लिश किए गए, जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी। और इस तरह से क्या है कि आपने एक बायोटाइप को प्रोटेक्ट कर लिया, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ठीक है। चलो, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड व्हेन, ठीक है, व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड, बताओ जरा तेजी से, बोल दे रहा हूं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब इंप्लीमेंट हुआ था? टाइगर, हाँ, टाइगर वगैरह सब इस समय पे क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज में ही आएंगे। टाइगर और लॉयन। पोल आया? ना पाया क्या? देख रहे हो, पोल आया क्या? आया यार, 2 पोल आ गए, मेरे इसमें क्यों नहीं आया? रिजल्ट भी आ गया।
78% बच्चों ने सही आंसर दिया। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान रखना, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पोल तुम्हारा नहीं आया, मेरा भी नहीं आया क्या? मेरे पास तो दिख रहा है, लेकिन लीडर बोर्ड भी दिख रहा है मुझे। शुभ गुप्ता, मोहित मिश्रा, जुनैद खान, प्रांजल दियोर, जीत वर्मा, स्पर्श, सार्थक वशिष्ठ, इट्स वीर, वैष्णवी और हर्षित कपूर, सारे लड़के जीत गए भाई आज। ठीक है, एक लड़की पूरे लीडर बोर्ड पे, ठीक है। गोल्ड तो गोल्ड हो गए, लेकिन चलो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपने क्या करा, कंजर्वेशन समझ लिया कि सरकार ने क्या कदम उठाया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व तो हो गया, चलो ठीक है, कंजर्वेशन हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो गया। अब अगली चीज क्या आ रही है पता है? अब अगली चीज ये आ रही है कि व्हाट आर द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को बचा लिया, बचाने के बाद में आपने उसको क्लासिफाई भी तो किया होगा कि भैया ये है, ये है। तो दूसरा टॉपिक ही यही है। एक कंजर्वेशन पे सीधा क्वेश्चन आता है, वो अपन ने देख लिया, वहां कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है, हम किस चीज को रिजर्व करेंगे, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको रिजर्व कर देंगे ना, एक साइड कर लेंगे। तो नाम से समझना, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, पूरी कंट्री में से मान लो इतना एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जैसे 23% एरिया जो है पूरी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया है। अब ये 23% में से भी 23% का आधा फॉरेस्ट एरिया जो है ना, 23% का आधा फॉरेस्ट एरिया जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाता है। क्यों रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाता है? क्योंकि ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट का वो एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट टिम्बर्स, पुष्पा। ठीक है, तो जैसे वो लाल चंदन जहां मिलेगा ना, लाल चंदन वाला एरिया किसमें जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट में। समझ में आया? इसीलिए वहां पे आप क्या देखते हो कि पुलिस सब ताक में बैठी रहती है कि यार मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट का सेक्शन यही है, इसको तो रिजर्व करना होगा। तो हमारी कंट्री के टोटल फॉरेस्ट में से आधे से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है, जानवर भी वहीं मिलेंगे और इंसान रूपी जानवर भी वहीं मिलेगा आपको, जो कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मोस्ट वैल्यूएबल सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें ना, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर डिप्लीशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया में मेरा ये तात्पर्य है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है अपना, जैसे ठीक है कि इतना अपना पास फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट का हाफ तो रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, और इस फॉरेस्ट का ही 1/3, इस टोटल का अगर आप 1/3 निकालने की कोशिश करोगे तो ये 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो है ये किस में आता है? ये 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के उसमें आता है, कैटेगरी में। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है। गॉट इट? ये 1/3 फॉरेस्ट जो है तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये 1/3 फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। जैसे अपने रिजर्व फॉरेस्ट को समझा कि वो एरिया जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है उसको रिजर्व करने की जरूरत है, तो वैसे ही वो एरिया जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है ना,
तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप प्रोटेक्शन किसको दोगे? जो कमजोर है, जो वीक है, ठीक है। तो आपको वही चीज समझना होगी कि जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है और डिप्लीट ना हो, खत्म ना हो जाए, उस चीज से अगर बचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस चीज से अगर उसे हमें बचाना है तो उसको हम क्या करना होगा? हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया समझ में आया? सिंपल, वो फॉरेस्ट एरिया जिसे हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन और डिप्लीट होने से प्रोटेक्ट करना है, उस एरिया को आप क्या कहेंगे? उस एरिया को आप प्रोटेक्टेड एरिया कहेंगे, ठीक है। उस एरिया को आप प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो पूरे टोटल एरिया में से वन थर्ड ऑफ दी टोटल फॉरेस्ट एरिया विल कम अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। वन थर्ड एरिया जो है, तो वो टोटल एरिया में से वन थर्ड एरिया जो है उसमें आएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया का। प्रोटेक्टेड समझ में आ गया? क्लियर कट, ठीक है। चलो, प्रोटेक्टेड अगर समझ में आ गया तो अब अपन चलते हैं किसमें? लास्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया में। एक बच्चा लिख रहा है एनीवन फ्रॉम क्लास 9th। बेटा ये यूट्यूब की चैट थोड़ी ना है, इस बैच में वही बच्चे होंगे ना जो क्लास 10th में है, और अगर तुम क्लास 9th में हो और तुम इस बैच में घुस गए हो तो यहाँ डस्टर चौक तो मिल नहीं रहा है मेरे लाल, जो तुम क्लास 9वीं के बच्चे क्लास 10वीं की क्लास में घुस रहे हो। बाहर चले जाओ तो मार मार के ना चमगादड़ बना दूंगा। एनीवन फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। अब आता है अनक्लास्ड, तो वो फॉरेस्ट एरिया जो कि ना कि रिजर्व्ड है, जो कि ना कि प्रोटेक्टेड है, जो कि ओपन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, विच इज ओपन टू पब्लिक, आम जनता का जो ओपन पब्लिक फॉरेस्ट एरिया होता है उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो फॉरेस्ट एरिया ओन की जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कि भैया एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में गया, वहां पे हमारे एक परिचित थे, तो नॉर्थ ईस्ट में परिचित जो थे तो उन्होंने अपने घर में बिठाया सब कुछ, बोले आइए हम आपको अपने जंगल में घुमा के लाते हैं। अपने जंगल में मतलब कि उनका खुद का फॉरेस्ट एरिया था, उनके घर के पीछे वो जो पूरा जंगल बना वो उनका खुद का जंगल। समझ में आया? जब ये आप देख रहे हो कि इस तरह का फॉरेस्ट एरिया रहता है विच इज ओपन टू पीपल, जो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अदर फॉरेस्ट एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने खुला छोड़ के रखा है कि कोई भी लोग आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बंदिशें नहीं है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में जंगल होते हैं, तो ऐसे एरियाज को क्या कहा जाता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है या फिर ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो तीन तरह के फॉरेस्ट का टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, टाइप बताया मैंने भी आपको, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब बताऊंगा। टाइप में बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ कि ये चीज समझ में आना चाहिए? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स जो है, तो सबसे पहला क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया और अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ये तीन तरह के फॉरेस्ट एरियाज हैं, जिसमें आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आना चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है, जो कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया लैंड जो है, इट कम्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है जहां पे, इसीलिए उसको रिजर्व किया गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वो जिसका क्या हुआ है? डिप्लीशन हुआ है, और इसे डिप्लीशन से बचाने के लिए, कि इसका नुकसान ना हो, ठीक है, इसे डिप्लीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वन थर्ड एरिया ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद में आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया, जो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि हमने ओपन फॉरेस्ट एरिया की तरह छोड़ दिया, तो अदर फॉरेस्ट एरिया विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया में आएगा। समझ गए? चैट पब्लिक कर दो, बहुत दिन हो गए, तुम बात कर लो ताकि, है ना, पब्लिक चैट में। वाह बेटे, क्लियर हुआ तीनों? देखो ये चैप्टर इतना छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है कि आप आज क्लास में ही सारा याद करके जाओगे। क्लैरिटी है? तीनों फॉरेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अनक्लास्ड में बाबू मैं वही तो बोल रहा हूं, जो ना कि ओपन है, जो ना कि रिजर्व्ड है, जो ना कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद में पोल देता हूं मैं तुम्हें, रुको, इस पे क्वेश्चन पूछूंगा तो समझ में आ जाएगा।
रिजर्व और प्रोटेक्टेड को कौन ओन करता है? गुड क्वेश्चन। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वो होते हैं जो गवर्नमेंट ही ओन करती है, जो आम जनता के लिए नहीं होता है, लेकिन इसमें आम जनता की आवागमन जो रहती है, आना जाना, उसको बंद करके रखा जाता है। अब देखो ये दोनों फॉरेस्ट एरिया को अगर मैं मिला दूं ना, तो ये फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट एरिया है जिसको सरकार कभी खत्म नहीं होने देना चाहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि रिजर्व फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ में, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है, समझ गए? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये जो परमानेंट फॉरेस्ट होता है, इस परमानेंट फॉरेस्ट को गवर्नमेंट इन एनी केस गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, इन एनी केस गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड कि इस परमानेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, इस परमानेंट फॉरेस्ट को बचा के रखा जाए, ठीक है, वो चीज रहती है। तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल एरिया। एमपी जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज वेरी प्राउड ऑफ दिस, क्या कि पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट अगर किसी के पास है तो उसके दो कारण है। देखो, एक तो क्या है कि मध्य प्रदेश एक सेंट्रल इंडियन कंट्री है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री है। तो एरिया के पर्सपेक्टिव से बड़ा राज्य है। अब बड़ा राज्य है और इसके पास जितने बड़ा राज्य होने के साथ साथ में क्या है कि वो क्षेत्र जहां पे जंगल बहुत है, तो इसी कारण से कंट्री के अंदर लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट अगर देखा जाए ना, मतलब कंट्री का सबसे ज्यादा रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, तो वो कहां पे है? वो मध्य प्रदेश में है। मतलब मध्य प्रदेश के पूरे जंगलों में से, अगर मध्य प्रदेश के पूरे जंगल इतने हैं मान लो, तो इतने में से 75% जंगल जो है, इतने में से 75% जंगल जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ध्यान रखना कि रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गए। अब इसमें क्या है कि परमानेंट फॉरेस्ट एक चीज हो गई जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिलकर बनता है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है जिसके पास में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, और इट कंस्टिट्यूट 75% ऑफ द परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट का 75% मतलब टोटल एरिया में से जितना फॉरेस्ट एरिया उसमें से 75% परमानेंट फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये परमानेंट फॉरेस्ट किससे मिलकर बनता है? रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों से। और अलग अलग देखा जाए अगर, तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स है जहां पे रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर, ठीक है, दी विलो वुड, तो इस तरह से क्या वैल्यूएबल टिम्बर यहां आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वो स्टेट्स है जहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये वो स्टेट्स है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्या बोल सकते हैं आप, ये वो स्टेट्स है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो यहां मिलेगा। तो इसीलिए इन स्टेट्स में रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा है। दूसरा वही देखोगे आप, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहां पे बल्क ऑफ एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो हरियाणा, पंजाब, ठीक है, बिहार, ये ऐसे स्टेट है जहां पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर खेती ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पेड़ों को काटते चले गए, तो इसीलिए यहाँ प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसीलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है तो इन स्टेट्स में ज्यादा है। टाइप समझ में आया ना, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। अब रिजर्व और प्रोटेक्टेड मिलकर परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मध्य प्रदेश में जैसे अगर आप देखोगे तो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, फिर क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, वहां ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। लॉजिकल, रटना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ओपन फॉरेस्ट जो है ना, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पीपल ओवर देयर हैव अ लाइफस्टाइल व्हिच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेचर। तो जंगलों में ही रह रहे हैं, जंगलों में ही जैसे अगर आप देख रहे हैं उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो रहता है, इट इज अंडर अनक्लास्ड सेक्शन मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज। तो वहां की लोकल कम्युनिटीज जो है वो उन फॉरेस्ट को मैनेज करती है, इसलिए वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। गॉट इट? चलो एक सवाल का जवाब दो, आ जाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को देखो, रिजर्व फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द लीस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिप्लीशन,
Unclassed forests are managed by both government and local communities. Madhya Pradesh has the smallest area under permanent forest. ठीक है, and here you have the poll. सही स्टेटमेंट कौन सा है बताना है, बताओ, क्योंकि इस टॉपिक में यही फैक्ट्स है कि कौन से एरिया में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है स्टेट में। एक फैक्ट ये बनता है, एक फैक्ट ये बनता है परमानेंट फॉरेस्ट क्या है, तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड को जोड़ दो तो वही वाली सारी चीजें, लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट किस स्टेट में, तो ऐसे 2-3 फैक्ट्स बनते हैं इस पे। हाँ चैट में आंसर दे लो बेटा, सब चीटिंग करवा लो इनसे। पोल आया अभी बेटा, मुझे दिख रहा है। लेट मी सी, आया तो है पोल। बढ़िया, रिजल्ट देख लें। 74% बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मैनेज्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड दी लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों के द्वारा जो मैनेज किए जाते हैं फॉरेस्ट एरियाज, उन फॉरेस्ट एरियाज को अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। उन फॉरेस्ट एरियाज को अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। ठीक, पीयूष पवार, ईशान गर्ग, रोशन अधिकारी, त्रिशा झुम्पी, सुभाष भारद्वाज, शिबू, समर धूले और हरिओम गुप्ता। ठीक है बेटा, तुम सारे बच्चे लीडर बोर्ड के ऊपर आ गए हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका राइट आंसर सी है कि अनक्लास्ड, देखो पहला गलत है, रिजर्व फॉरेस्ट को वैल्यूएबल ही होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं तो वो मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। यस, ये सही है, तो ये दोनों तो गलत है। ये तीसरा भी गलत है कि मध्य प्रदेश में स्मॉलेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें 5 एग्जांपल्स हैं, एक सीधा क्वेश्चन बनता है। What are the examples which proves that community can play a very important role in the conservation of forest and wildlife? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उसको एग्जांपल की मदद से बताओ। ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन के बारे में कहानी बताओ, तो ये वाली चीज है। एक बार है ना, सारे बच्चे ऐप अपडेट कर लेना कल क्लास में आने से। एक बच्चा क्या लिख रहा है, पोल नहीं आया है सर, आप तो यूट्यूब पर मेंबर ओनली पर लाइव ले लिया करो। आएगा बेटा, वो उसको बना रहे हैं, अच्छा बनाएंगे, लीडर बोर्ड आएगा, सारी चीजें आएंगी, थोड़ा पेशेंस तो रखो। जिज्ञांशी गुप्ता, एक बार टेलीकॉलर्स जो है हमारी टीम जो है ना, उनको कॉल करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सबको नहीं आया है। ठीक है, मिनी वर्मा, लेक्चर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड नहीं है, थप्पा किसने लिखा था ये? ठीक है, चलो टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज। टेस्ट के सॉल्यूशन संडे के दिन अपलोड हो जाएंगे मार्किंग स्कीम के साथ में। ठीक है, चलो चलो, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन फटाक से अब ये समझो, आखिरी टॉपिक। अब हमने देखा इस चैप्टर में 3 ब्रॉड पिलर्स हैं चैप्टर के, कि फ्लोरा एंड फौना की जो बात कर रहे थे अपन। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना की बात करी अपन ने। अब फ्लोरा एंड फौना की बात करने के बाद में अपन ने ये समझा कि कैसे उनके उनके अगेंस्ट में थ्रेट्स हैं, बहुत सारे खतरे हैं। तो समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस देते हुए हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए, और गवर्नमेंट ने
कंजर्व भी कर लिया, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल पार्क्स वगैरह और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाए प्रोटेक्शन के लिए, सारा सब कुछ वो पॉइंटर्स में आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जैसे अगर आगे देखें तो आगे आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि आपने कंजर्व तो कर लिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, अब आपको उसके टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई करने की जरूरत है ना। तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई करने की जब जरूरत आ रही है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने उसको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व और प्रोटेक्टेड के साथ साथ में अनक्लास फॉरेस्ट में क्लासिफाई भी कर दिया। अब ये रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने के बाद में आपने देखा कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बनता है, जो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। फिर स्टेट्स आपने देखे जैसे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है। पुष्पा, चंदन लाल, तो वो सारे कहाँ मिल जाएंगे आपको, वो सारे रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में जाएंगे। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, ये जो एरियाज है यहाँ पे क्या है, डिप्लीशन बहुत हो रहा है फॉरेस्ट का, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपन ने टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लिया। अब हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो ये चीज समझना होगी कि कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे वही बात की गई है कि देयर आर एफर्ट्स गिवन बाय द लोकल कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। अभी कंजर्वेशन क्या किया, सरकार, हम सरकार के भरोसे बैठे रहे, क्या भरोसा, सरकार हमारे भरोसे बैठी हो। सरकार ये सोच रही हो कि जनता कुछ कर जाए, कर तब, क्योंकि एट द एंड सरकार भी क्या है, जनता ने तो सरकार बनाई है ना। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन बेसिकली यही कह रही है क्या कि लोकल कम्युनिटीज जो हैं, लोकल कम्युनिटीज शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन प्रोसेस, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन इज वेरी एसेंशियल। लोकल कम्युनिटी को क्या होगा, कंजर्वेशन में इनपुट देना होगा, लोकल कम्युनिटी को कंजर्वेशन में इनपुट देना होगा, ठीक है। तो वही एग्जांपल्स आपको बताना है कि लोकल कम्युनिटी के द्वारा क्या प्रयास किया गया इन द कंजर्वेशन प्रोसेस, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज के द्वारा क्या प्रयास किया गया इन द कंजर्वेशन प्रोसेस, दिस इज द क्वेश्चन। तो एफर्ट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन, सबसे पहले आता है सिरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सिरिस्का टाइगर रिजर्व क्या कहता है, तो सिरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। यहां पे क्या है कि लोकल्स जो है ना, लोकल्स ने वहां पे माइनिंग बंद करवा दी। फाइन, जो वहां के लोकल पीपल थे, दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द माइनिंग। किस चीज का हवाला देते हुए कि यहां पे साइजेबल मैग्नीट्यूड जो है किस चीज का है, टाइगर पॉपुलेशन का है, और माइनिंग चलेगी तो माइनिंग से नुकसान होगा। तो वहां के लोकल पॉपुलेशन एक साथ आती है और एक साथ आके क्या है, उन्होंने एक तरह से माइनिंग को बंद करवाया, ठीक है। तो एफर्ट्स बाय द लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन, एग्जांपल सिरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, तो वहां पे दे कह सकते हैं दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब सिरिस्का टाइगर रिजर्व कीवर्ड हो गया, इसको ध्यान करते से पॉइंट ध्यान आना चाहिए कि हाँ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या कम्युनिटी के द्वारा रोल प्ले किया गया कंजर्वेशन में। दूसरा क्या है, जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में क्या है, विलेजर्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज सैक्रेड। मतलब उन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजर्स थे उन्होंने 1200 है कि 12,000 है, हाँ 1200, ठीक है, 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है उसको सैक्रेड लैंड डिक्लेयर कर दिया। भैरवदेव धाकव सोनचुरी, मतलब ये बता दिया कि भैरवदेव की जमीन है। अब क्या है, वहां पे उन्होंने उस लैंड को रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दिया, बोल दिया कि इस लैंड को गवर्नमेंट से बोल दिया आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, हम संभाल लेंगे इस लैंड को। दे हैड देयर ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और उस अलवर डिस्ट्रिक्ट के इन विलेजर्स ने खुद आगे आके क्या किया, कंजर्वेशन का काम यहां पे किया, ठीक है। तो विलेजर्स ने क्या कर दिया, विलेजर्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड को एक तरह से क्या कर दिया, सैक्रेड लैंड डिक्लेयर कर दिया, ऐसा कि ये देव की भूमि है एक तरह से, तो इनके खुद के अपने क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। फाइन, इस तरह से विलेजर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो दूसरा एग्जांपल आप अलवर डिस्ट्रिक्ट का दे सकते हो, भैरवदेव धाकव सेंचुरी वाला। तीसरा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे हिमालयन रीजन में सुंदरलाल बहुगुणा के समय पे, जैसे अगर आप देखेंगे तो पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहां के लोगों ने पेड़ों को जाके गले लगा दिया, बोला काट दो, हमें काट दो अगर पेड़ ही काटना है तो, ठीक है, क्योंकि हम तो पेड़ से लिपट गए ऐसा। तो ये चिपको मूवमेंट, पेड़ से चिपक गए लोग हिमालयन रीजन में जाके, क्यों, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में लोगों की एक क्या थी, मुहिम थी। तो कैसे लोगों ने चिपको मूवमेंट के थ्रू क्या किया, कंजर्वेशन इंश्योर किया। तो दिस इज हाउ कम्युनिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। कैसे कम्युनिटी ने कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया,
ये चिपको मूवमेंट हो गया। चिपको मूवमेंट के बाद में क्या, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन क्या होता है, बीज बचाओ आंदोलन इन द सेंस कि जो सीड्स थे, कौन से वाले, ट्रेडिशनल सीड्स। अब क्या हुआ ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता चले गया कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, जो ओरिजिनल सीड्स थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गए। अब ये जो धीरे धीरे ट्रेडिशनल सीड्स विलुप्त होना शुरू हो रहे थे ना, तो इन्हें बचाने की जरूरत थी। इसीलिए सरकार के द्वारा बीज बचाओ, सरकार के द्वारा नहीं, लोकल कम्युनिटी के द्वारा, ये हम कम्युनिटी कंजर्वेशन की बात करें तो इसीलिए कम्युनिटी ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया तेहरी रीजन में, तेहरी रीजन ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, नवदन्या, ठीक है, नवदन्या एक एनजीओ है जिसने मुहिम चलाई, क्या है कि हमें क्रॉप का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गेहूं के ऊपर एमएसपी मिल रही है तो गेहूं प्रोड्यूस कर लो, बहुत सारा पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप क्या कर जाओगे, वो बायोडाइवर्सिटी को खो दोगे। तो नवदनिया जैसे एनजीओ है, ठीक है, जिसने डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन पे, ऑर्गेनिक क्रॉप्स पे फोकस किया। बीज बचाओ आंदोलन तेहरी में जो मूवमेंट चला गया, जिसके तहत ट्रेडिशनल सीड्स को बचाया गया, ये एक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, 4 एग्जांपल हो गए। पांचवा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1988 इन ओडिशा, जहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके साथ में काम कर रहे थे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगलों को कैसे बचाया जा सके। अब मैं समझा रहा हूं, जेएफएम पे कभी कभी देखो, एक तो बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है कंजर्वेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो आप एग्जांपल लिख दोगे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आप लिखोगे कि सिरिस्का टाइगर रिजर्व का एक एग्जांपल, आप अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का एक एग्जांपल, आप चिपको मूवमेंट का एक एग्जांपल, आप बीज बचाओ आंदोलन का एग्जांपल लिख दोगे, नवदन्या का एक एग्जांपल दे दोगे। ठीक है, फिर क्या, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है जेएफएम, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। अब जेएफएम समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझना, जहां पे सरकारें किसके साथ काम करेगी, जनता के साथ काम करेगी। कैसे, तो सरकार को भी जंगल बचाना है, और जंगल को नुकसान कौन पहुंचाता, जनता, तो सरकार ने जनता को ही मॉनिटर बना दिया। ऐसा होता ना कभी कभी क्लास में कि जो बच्चा सबसे ज्यादा मस्ती करता है, उस बच्चे को ही पकड़ के क्या है, टीचर मॉनिटर बना देता है, अब कर तू मस्ती, पनिशमेंट खुद को ही खुद देगा क्या, नहीं ना, तेरे को तो सबको चुप करवाना है। तो वही चीज यहां पे सरकार ने भी सोची कि क्यों ना लोकल पॉपुलेशन जिससे थ्रेट है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उसी को कंजर्वेशन में जोड़ा जाए। अब बोलोगे इससे क्या फायदा होगा, और लोग क्यों कंजर्व करेंगे, लोग तो फिर अंदर आराम से घुस के लकड़ी काट देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, सरकार ने जिम्मेदारी दी लोकल पॉपुलेशन को कि आओ मिलके पेड़ बचाते हैं। लोकल पॉपुलेशन बोलेगी इससे हमें क्या मिलेगा, तो जब ये पेड़ बच जाएंगे तो पेड़ के जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको फल चाहिए तो आप जंगल में जाओ फल लो ना, पेड़ क्यों काट रहे हो। ठीक है, आपको गोंद चाहिए, रेजन चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप वो काम कीजिए ना। तो इस तरह से क्या होगा कि लोकल पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट से आप क्या करोगे, कंजर्वेशन इंश्योर कर पाओगे। लोकल पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट से आप कंजर्वेशन इंश्योर कर पाओगे। ये काम जो है सरकार ने शुरू करवाया। ठीक है, ये काम सरकार ने शुरू करवाया। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जॉइंटली पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ठीक है, तो पब्लिक एंड गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और ये सबसे पहले शुरू होता है 1998 ओडिशा में। ठीक है, इससे क्या होगा कि नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स लोगों को मिल जाएंगे, जंगल प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और जब जंगल कटेंगे, कभी हार्वेस्ट होगी ना लकड़ी की, तो उसमें क्या होगा, एक शेयर दे दिया जाएगा, किसको, विलेज पीपल को, या फिर जनरल पब्लिक को, जिनने उस कंजर्वेशन में मदद करी थी, उनको तो हिस्सा मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था। ठीक है, पांचों पॉइंट समझ में आए कि हाउ कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। बीज बचाओ आंदोलन में जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको बचाने की बात की गई है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, क्यों, मैं बताओ, ऐसा मारूंगा और बोलूंगा कि कोई आपको मार क्यों ना मारे, पढ़ते लिखते हो नहीं, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करवा लो। क्लियर हुआ, पोल आएगा बेटा, पोल अभी मामा के गांव गया। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलता है, विच इज डिफरेंट इन फॉर्म्स एंड फंक्शन। ठीक है, दिखने में और फंक्शंस में अलग अलग है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि वो बायोडाइवर्सिटी, वो फ्लोरा एंड फौना है विच इज डिफरेंट इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस,
बट क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, जेएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार और जनता मिल के फॉरेस्ट को कंजर्व करेगी। ये सबसे पहले उड़ीसा से 1988 में शुरू हुआ। कौन सा मूवमेंट इंडिविजुअली होता है, मतलब ये सारे कम्युनिटी ने मिलके किए। ठीक है, जेएफएम फिर से समझा दे बाबू। चैट पब्लिक कर दो, चैट पब्लिक तो कर दूंगा, तुम्हें क्या पब्लिक चैट से क्या मजा मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। चलो अब एक तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे जो है ना जाके क्या करेंगे, अपना ऐप अपडेट करेंगे। तो कल सबको पोल दिखना चाहिए, ठीक है। कल सारे बच्चे जाके ऐप अपडेट करना, सबको पोल दिखेगा। गॉट इट, वेरी गुड। क्लास के बाद बच्चों को अपडेट करने के लिए बोल दीजिए, हमारी टेक टीम ने भी बोल दिया है। ठीक है, तो सारे बच्चे जाके क्या करेंगे, ऐप अपडेट करेंगे क्लास के बाद में। अब ये कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हो गया है, इसका एक एग्जांपल दिया गया है सेक्रेड ग्रुप्स में। आ जाओ, कांतारा मूवी कितने लोगों ने देखी हो बताना जरा चैट में। मैं एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा दूंगा तुम्हें। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जब ह्यूमन बींग्स रिलीजियस क्वालिटी एस्क्राइब करने लगते हैं टू द नेचर। जैसे कांतारा मूवी में ये होता ना कि वो जंगल किसके हैं, वो जंगल देव के जंगल है। अब देव के जंगल है तो उस जंगल को नुकसान पहुंचाना मतलब देवता को नुकसान पहुंचाना। अब देवता को नुकसान पहुंचाओगे तो देवता तो दंड भी देंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आदमी डरेगा कि उन जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि देवता के जंगल है, देवता के जंगल को नुकसान पहुंचाया तो देवता ने हमारी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगे। और वही होता है, वो जो कांतारा मूवी में जो वो रहता है ना वहां का लैंडलॉर्ड टाइप का, उसके आप देखते हो तो उसके बच्चा जो रहता है तो वो विकलांग रहता है थोड़ा सा। तो वो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि उसके पूर्वजों ने क्या करा था, बहुत जंगलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो उसका श्राप है देवता का। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझना होगी कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी उन जंगलों से, ठीक है, और आस्था जुड़ी हुई थी, इस कारण से लोग नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो हमारे कल्चर में हमने क्या देखा है कि देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ ascribing religious qualities and values to the different there is a practice of ascribing religious qualities and values to the different group। ठीक है, कैसे डिफरेंट ग्रुप को रिलीजियस वैल्यूज वगैरह एस्क्राइब की जाती है, कैसे रिलीजियस वैल्यू एस्क्राइब की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स को। तो आपको ये समझ में आता है कि डिफरेंट ग्रुप्स को रिलीजियस वैल्यूज ऐसे एस्क्राइब की जाती है कि पहाड़ है तो ये पहाड़ तो कैलाश पर्वत है, शंकर भगवान बैठते हैं इस पे। नदी है तो ये नदी तो गंगा मैया है। ये बरगद का पेड़ है तो इसमें तो साक्षात देवों का निवास होता है। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे आप ये देख रहे हो कि इससे व्हेन यू आर एसोसिएटिंग रिलीजियस क्वालिटी टू दी नेचर, माउंटेन्स, स्प्रिंग्स, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू स्टार्ट वर्शिपिंग इट। जब आप उसकी पूजा करने लगते हो तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंपल चीज है। सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है when you are associating special religious importance to forest, animals, mountains and springs, a cultural outlook which worship and protects the nature and natural resources, so in this process you will automatically save them, conserve them। कांतारा मूवी उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आप नेचर को क्या करोगे, प्रोटेक्ट कर लोगे, सेव कर लोगे, कंजर्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप देखोगे तो हमारे देश में बनियन ट्री की पूजा की जाती है। जब शादियां होती है बिहार में, झारखंड में, तो वहां आम और इमली के पेड़ की पूजा की जाती है। लॉजिक देखो, लोग शादी करना बंद नहीं करेंगे। शादी करना है तो आम और इमली के पेड़ की पूजा करो, पूजा करना है तो पेड़ लगाना पड़ेंगे, पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की क्वालिटी जैसे आप देखेंगे तो क्या होता है कि मंदिरों के पास लंगूर रहते हैं तो लोग उनको फीड करते हैं कि भगवान जी का अवतार है तो हनुमान जी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिश्नोई जो है राजस्थान में, तो वो हिरण को अपना बच्चे की तरह पालते हैं, ठीक है। फिर नुकसान पहुंचा के दिखाओ, वो बताएंगे तुम्हें क्या कर सकते हैं वो। तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि पीपल आर एसोसिएटेड विथ नेचर। समझ में आया, ये रहते हैं।
गॉट माय पॉइंट? अच्छा एक और सवाल, बोल नहीं दे रहा मैं तुम्हें, ठीक है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन। हिमालय में जो चिपको मूवमेंट चला उससे डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया, सही बात है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? थ्रू दिस कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनस स्पीशीज वाज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल। असर्शन ये है कि चिपको मूवमेंट से हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया गया, बिकॉज थ्रू दिस कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन कैंपेन विद इंडिजिनस स्पीशीज वाज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल। रीजन दिया गया और असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया है, तो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए बी होगा इसका राइट आंसर। ये देख लेना, क्योंकि ऐसे कभी ये सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने ये खेल कर दिया है कि नॉट वाले को ऊपर कर दिया और एक्सप्लेनेशन वाले को नीचे कर दिया है, ताकि बच्चे बिना पढ़ेगा जल्दी जल्दी में आंसर लगाए तो गलत हो जाए उनका, ठीक है। चिपको मूवमेंट ने हिमालयाज में सक्सेसफुली डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया, क्योंकि इसके थ्रू आपको क्या देखने को मिला कि पूरी कम्युनिटी पेड़ लगाने पे वो देती चले गई, ठीक है, कि पेड़ लगाना चाहिए और जो इंडिजिनस स्पीशीज है उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बोथ एन आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स देख लो जरा क्या क्या है। तो जैसे फ्लोरा एंड फौना मतलब क्या है कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ जो एक पर्टिकुलर एरिया में है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट डाइवर्स फॉर्म्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि जो लॉ पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे क्या है वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? एक प्रोग्राम चलाया गया, प्रोजेक्ट प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में टाइगर की जो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन थी उसको बचाने के लिए कदम उठाएगा, जो मैंने आपको समझाया वो, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में जो जो भी कीवर्ड है जो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो वो फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर में है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स मिलेगा, ठीक है, वो रिजर्व। प्रोटेक्टेड जो कि फर्दर डिप्लीशन से बचाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है? अनक्लास्ड मतलब वो ओपन फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पीपल दोनों के द्वारा ओनरेज किया जाता है। परमानेंट फॉरेस्ट क्या है? तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला दोगे तो परमानेंट फॉरेस्ट हो जाएगा। सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट विच आर रीजनरेटेड अराउंड प्लेस ऑफ वर्शिप, दीज आर पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये पूजनीय है, वर्शिप किया जाता है उसको। चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट चला था हिमालयाज में जिसने डिफॉरेस्टेशन को रोका। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? फार्मर्स ऑफ तहरी ग्रुप जो है वहां पे उन्होंने ये आंदोलन चलाया जिससे ट्रेडिशनल सीड्स को बचाया जा सके, ठीक है। फिर क्या? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में जो पार्टनरशिप करके वो चलाएगा। तो सारे कीवर्ड्स के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। ऐसे क्वेश्चन मस्ट नो क्वेश्चन में मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि जेनरिक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यही है कि नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, नेचुरल मेडिकेशन होता है वो सारा, तो ओपन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, तो पहला टॉपिक शुरुआत का पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह ये सारा सब कुछ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे अगर क्वेश्चन आ गया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि नेशनल पार्क्स वगैरह सेटअप किए गए, वो सारा सब कुछ। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, कौन से कहां पाए जाते हैं, ये सारे पॉइंटर्स लिख दिया आपने। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कम्युनिटीज ने कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बाद में शॉर्ट नोट लिखना है सेक्रेड ग्रुप्स पे, सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, इसके सारे वो कहाँ गए, हाँ ये रहे ना, स्लाइड्स आ गया, मैं वही घबरा गया, ठीक है। तो 2019-20 ठीक है, एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन देना था तुम्हें, अच्छा, हाँ मैं वही तो कंफ्यूज हो गया ना दोस्त। इस चैप्टर को आप देखेंगे ना, इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रहा है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन 2023 में आए हैं। 21 में क्यों नहीं आए सर? 21 में पेपर ही नहीं हुआ था। 22 में क्यों नहीं आया? तो 22 में जब पेपर हुआ था तो ये चैप्टर था ही नहीं, एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। 20 में क्यों नहीं आया? तो 20 में चैप्टर एग्जाम में आता ही नहीं था। 19 के क्वेश्चन क्यों नहीं? क्योंकि 2019 में चैप्टर
आता ही नहीं था एग्जाम में। 2023 से ये चैप्टर एग्जाम में आना शुरू हुआ, तो 2023 और 24 के जितने भी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं। देखो सॉर्टेड हुआ ना अब कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया, इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है, तो 2019, 20, 21, 22 में पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तब एग्जाम में आता ही नहीं था, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आता था। तो आपको पूरी क्लैरिटी हो गई कि अच्छा 23, 24 में ये चैप्टर आया है बस, तो 23, 24 में इसमें से क्या क्वेश्चन आए वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर कट? बताओ भाई साहब। क्लियर है? क्लास के बाद में सारे बच्चे ऐप जरूर अपडेट कर लेना। हाँ, अभय के लॉन्च होने के एक दिन बाद ही बैच ले लिया था, अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं आया। काव्यांश दीक्षित, एक बार बेटा हमारी जो टीम है ना उनसे कॉल करो, पूछो कहाँ अटक गया तुम्हारा, तुमने एड्रेस सही डाला था, फॉर्म फिल किया था, तुम कहाँ रहते हो, ये सारा सब कुछ। ठीक है, पुष्पा, वो पुष्पा वाला पार्ट जो है तो तुम्हें रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताता है वो। आयांश सिन्हा का बर्थडे आज, आयांश हैप्पी बर्थडे। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो जरूरी नहीं कि किताब के अंदर कहीं दिया गया और तुम उसको समझ के आओ। ठीक है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं वो। क्लास चैप्टर खत्म हो गया दोस्त मेरे, दोज हू वांट टू लीव दे मे लीव। कल अपन चैप्टर उठाएंगे कौन सा? ज्योग्राफी होगा, कल हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया करने के बाद में फिर डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे। चलो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो लेट अस रैप अप नाउ। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपन कल। तब तक क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, मुस्कुराते रहना है। अभी के लिए चैप्टर कंप्लीट करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।